विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित विशिष्ट एवं वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, वो दूसरी औरत। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बरसों से कहूँ या युगों से, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वो आज तक गुमनामी के अंधेरे में है। जन्म देने वाली माँ तो शब्दों, कलाओं की कूचियों, भाषणों के फूलहार पहनती रही है, बस उसे ही कोई याद क्यों नहीं करता। उसके जन्मदात्री स्वरूप को किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर, नर्स या आया, इनमें से कोई भी नहीं। सभी तो पैसे की नौकरी की ड्यूटी बजाते हैं। जानते हो मुझे इस औरत का ख्याल कब आया? जब तुम्हें सर्जरी से जन्म देने के बाद मुझे होश की लहरें धीरे धीरे थपथपा रही थीं। तब मैंने अस्पताल के कमरे में अपने पलंग के पास हथेली पर मुंह टिकाए उसका चिंतातुर चेहरा देखा था। मेरा भाई भी ऐसा ही चेहरा लिए पास में ग्लूकोज ड्रिप लगी मेरी कलाई थामे बैठा था। ये उन दिनों की बात है जब ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं ड्रिप वाली कलाई हिल ना जाए। थोड़ी देर बाद भाई को पास के पलंग पर आराम करवाती वो सारी रात मेरे पास बैठी रही थी। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारे जन्म के बाद जब आया तुम्हें नहलाकर साफ कर बाहर लाई थी तो सबसे पहले उसी ने तुम्हें गोद में लेकर अश्रुपूरित आंखों से, थरथराते होंठों से तुम्हारे माथे पर चुंबन लिया था। ये तुम्हारे जीवन का प्रथम चुंबन उसी औरत का था, उसी गुमनाम औरत का। तुम्हें अपने हाथ से बनाया झबला व नैपकिन पहनाने वाली, यानी कि सबसे पहला वस्त्र पहनाने वाली वही थी। उसी ने सबसे पहले तुम्हारे होंठों पर सबसे पहला आहार लगाया था, दूध की बोतल की निपल का। मुझे अर्थात तुम्हारी माँ को सुध ही कहाँ थी। तुम आंखें बंद किए समझ भी नहीं पाए होगे कि क्या करूं। तुम्हें तो मेरी कोख के अंधेरे की आदत थी, जहां तुम्हें बिना हिले डुले आहार अपनी नाल से मिल जाता था। उसी ने निपल दबाकर दूध तुम्हारे मुंह में पहुंचाया होगा। तुम्हारे मुंह को रोएदार तौलिया से पहुंचकर तुम्हारे कंधे से तुम्हारी जिंदगी की प्रथम डकार उसी ने दिलवाई होगी। फिर तुम्हें जी भर कर निहार कर अपनी आंखों से निहारा होगा। लेकिन पेट भर जाने के बाद तुम्हें कहाँ सुध होगी कि तुम अपने जीवन के प्रथम आहार के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करो। नींद के झोंकों से तुम्हारी रेशमी पलकें मुंद कर बंद हो गई होंगी। तुम ऐसे सो गए होगे जैसे कोख की मांसपेशियों में गोल होते हुए सोते थे। उस रात जब जब मुझे होश आया, मेरी बेचैन आंखें खुलीं। वो बेचैन हो मुझ पर झुकाती, श्वेता अब कैसी हो? मैं पलकों को झपकाकर उत्तर देने की कोशिश से पहले ही फिर बेहोशी में डूब जाती। सुबह जब पहली बार चेतना की लहर ने ठीक से मुझे जगाया तो देखा सामने पलंग पर तुम्हारा 3 वर्षीय बड़ा गदबदा भाई हरे फूलों के प्रिंट वाला क्रीम कलर का नाइट सूट पहने, आलती पालथी मारे, हथेली पर थोड़ी टिकाए, होंठ भींचकर अपनी आंखों से एकटक मुझे देखे जा रहा था। वे उसे ब्रेड खाने का अनुरोध कर रही थीं, लेकिन वो चक की आवाज़ निकाल कर मना कर देता था। इससे पहले मैं तुम्हारे भाई से कुछ खाने के लिए कहती, मैं बेहोशी के अंधेरे में फिर गोता खा गई थी। सर्च लाइट की किरणों सी चेतना मुझसे आंख मिचौली कर रही थी। मुझे याद है जब मुझे होश आया तब सूरज चढ़ाया था। मेरी पलकें खुली देखकर तुम्हारा भाई दौड़ आया था। मम्मी आप जग गई? हाँ तुम कुछ खा लो। वो डिब्बे में रखे सैंडविच पर टूट पड़ा था। मैं आश्चर्य कर रही थी। तुम्हारी जन्मदात्री तो मैं थी, किंतु तुम्हें जन्म देने के बाद मुझे शक्ति कहाँ थी कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। सारा काम, यहाँ तक कि यदि आया नहीं आए तो तुम्हारी गंदगी साफ करने तक का काम वही कर रही थी। 10वें दिन अस्पताल से घर लौटकर मैं तो पलंग पर पस्त पड़ गई थी। इस नई दुनिया में तुम बेचैन थे और बार बार रो उठते थे। शायद तुम सोच रहे थे कि इससे तो कोक अच्छी थी, वहाँ बस एक प्यारा सा दोस्त था, काला नीम अंधेरा। उस दिन कपड़े धोने वाली नहीं आई थी। वो औरत ही डिटॉल व साबुन से 2 बाल्टी कपड़े आंगन में पिटने से जल्दी जल्दी पीटती धोने बैठ गई थी, जिससे तुम्हें व मुझे अस्पताल से लाए आए रोगाणु न लग जाएं। शाम को मुझे जरी की साड़ी में सजा दिया था। मेरे नाखूनों पर महावर लगा रही थी। वो पैर के बीच में बिंदी लगाकर जाने को मुड़ी तो मैंने मनवार की, मम्मी आज तो एड़ी भी रंग दीजिए। ओहो,
तू तो इसे गंवारपन कहती थी। मेरी एड़ियों को महावर्ग से स्नेह से रंगती सहलाती इस उंगलियों के कारण मेरे दिमाग के सारे तंतु शांत हो गए थे। काश ये घर, उसका आंचल, उसकी कोख बन जाए। मैं हमेशा इसमें गोल हुई पड़ी रहूं, किसी भी उद्वेग से परे। पड़ोस की अपरिचित लड़की को बुलाकर शगुन के सतिये रखवाए थे। तुम्हें काजल लगाने के साथ मेरी आंखों में काजल लगा दिया था। अपनी उंगलियों को अपने बालों में पोंछती हंसती थी। तुझे काजल से चिढ़ है, लेकिन आज तो शगुन करना पड़ेगा। उनके सांवले थके चेहरे को देखकर मैं विचलित थी। बाबा आप सो जाइए, आज सतिये रखे गए हैं, 5 जच्चा तो गानी होंगी। वे जमीन पर चटाई बिछा ढोलक लेकर बैठ गई थीं। जच्चा मेरी सीधी सादी रे, 9 कनस्तर घी के पी गई, 9 मन खा गई बूरा रे, जच्चा मेरी खाना न जाने रे। ओह, मैं भूल गई, अपने मूल प्रदेश से दूर पलने वाले तुम क्या जानो जच्चा क्या होता है। इसका मतलब है जन्म देने वाली स्त्री। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोकगीत भी जच्चा कहलाते हैं। उन्हें विश्वास था कि इन शगनों को करने से तुम्हारा जीवन सुखों से भरपूर रहेगा। उस 1.25 महीने वो घर के किसी कोने में हो, हर समय उसके प्राण मेरे कमरे, मेरे पलंग पर सोए तुम पर ही मंडराते रहते थे। ऊपरी हवा अर्थात उनकी मान्यता थी ये के लिए मेरे बिस्तर पर गद्दे के नीचे चाकू रहता था। कभी घर में बिल्ली नज़र आ जाए तो उसे चिल्ला कर निकाल कर ही दम लेती थी, क्योंकि दूध की गंध से बिल्ली किसी कमज़ोर बच्चे को घसीट ले गई थी। उसने ऐसे किस्से सुन रखे थे। ये मैंने माना। मैंने उम्र भर तुम्हें पाला था। मैं तुम्हारे जीवन की प्रथम स्त्री थी, लेकिन तुम्हारे जीवन के आधारशिला मास में वो दूसरी औरत तुम्हारी नानी थी। औरों के लिए वो दादी भी हो सकती है। अब तो कितने बरस बीत चुके हैं इस बात को। तुम अपनी सामर्थ्य से दुनिया को बहुत कुछ देने व उससे बहुत कुछ लेने की सीमा पर कदम रख चुके हो। जानते हो मैं ये सब तुम्हें क्यों लिख रही हूँ? जीवन पर्यंत तुम याद रख सको उस औरत का प्रथम माथे पर लिया चुंबन, प्रथम आहार, प्रथम कपड़े पहनाने वाले हाथ, और बाद की देखरेख पर तो एक माँ की स्तुति गान पर पुस्तकें भरी हुई हैं। अब वक्त आ गया है हम पहली व दूसरी औरत के प्यार व देखरेख का कर्ज उतारने का, उस तीसरी औरत को सहेज कर दुनिया की औरतों को इज्जत देने का। तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं और तुम नौकरी के लिए सबसे पहले कैंपस इंटरव्यू में चुन लिए गए हो। परीक्षा के बाद अभी वाइवा हुआ नहीं है और तुम्हें नौकरी ज्वाइन करनी है। 15 दिनों बाद घर से दूर रहकर शनिवार को हकबकाए से तुम लौटते हो। अरे जेल में बहुत रह लिया। सुबह 10 बजे ब्रश करते हुए सब दोस्तों को खबर कर दी है। सब युवा फिल्म देखने इकट्ठे हो रहे हैं। तुम आज़ादी का जश्न मनाकर लौटते हो। दूसरे दिन फाइनल वाइवा है, उसके बाद फिर जश्न होना ही है। शाम की चाय पर तुम्हें सजे संवरे देखकर चौंक उठी हूँ। अब कहाँ चल दिए? शाम को कॉलोनी के फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। तुम नौकरी के कारण पहली बार घर से बाहर गए हो। तुमसे बात करने को तड़पती मैं फट पड़ती हूँ। जब दोस्तों में ही रहना था तो घर क्यों आए? दोस्तों से समय नियत है, तुम्हें जाना ही है। रात को लौटकर खाना खाते समय तुम अपनी बातों से मेरा व अपने डैडी का मन बहला रहे हो। सुबह 6 बजे तुम्हें निकलना है, तुम रात को कंप्यूटर पर काम करते रहते हो। मैं अपने बेड पर लेटे हुए कहती भी हूँ तुम आराम करो, अब सारा दिन तो बाहर रहे हो। बस थोड़ी देर में सोता हूँ, कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। दूसरे दिन 6 बजे के बाद सारा घर लटकी हुई गर्दन सा निढाल उदास है। सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल सूनी हवेली सा भाएं भाएं कर रहा है। घर के काम मैं जैसे तैसे ख़त्म करती हूँ। उचाट मन को बहलाने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठ जाती हूँ। पर्दे पर आइकन्स के उभरते ही स्क्रीन पर एक भूरे बालों वाले 10-11 माह के बच्चे का चेहरा उभर आता है, तुम्हारी उस उम्र की शक्ल से मिलता हुआ। उसकी काली टी शर्ट पर लाल स्कार्फ बंधा हुआ है। वो अपने सुर्ख लाल होंठ मेरी तरफ बार बार चुंबन लेता बढ़ा रहा है। मैं भरी आंखों से अपना मेल चेक करती हूँ। पहला मेल तुम्हारा ही है। बोल्ड अक्षरों में लिखा है, मॉम एंड डैड, आई लव यू टू मच। वो तो ठीक है बेटा, तुम्हारे जैसे स्क्रीन पर दिखाई देते नन्हे शरीर को बाहों में कसे रखना कहाँ तक संभव हो पाता। तुम बढ़ते गए, बाहों से फिसलते गए, अब इतने बढ़े कि तुम्हें दुनिया को सौंपना पड़ा। ये दर्द मैंने भी तो कभी उस औरत को दिया था।
तब मैं भी कहाँ समझ पाई थी उसकी इस पीर को। मेरी व उसकी इस दर्द की तड़प भरी तकलीफ़ को तुम जब समझोगे जब तुम्हारा कलेजे का टुकड़ा पहली बार दूर जा बसेगा। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक भावनात्मक और संवेदनशील कहानी, वो दूसरी औरत, जिसे दादी या नानी के रूप में जाना जाता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।